आज के इतिहास में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रिया तिवारी। जैसा कि आप सब जानते हैं और देखते भी हैं कि प्राइम टीवी हर रोज आपके लिए लेकर आता है हर दिन का इतिहास, और हर रोज की तरह आज भी हम लेकर आए हैं 9 मार्च का इतिहास। हर दिन की तरह आज भी एक इतिहास है, तो शुरू करते हैं डॉक्टर नगेंद्र का इतिहास। जी हाँ, आज ही के दिन भारत के प्रसिद्ध हिंदी साहित्यकार डॉक्टर नगेंद्र का जन्म हुआ था। तो चलिए जानते हैं विस्तार से और बताते हैं डॉक्टर नगेंद्र के बारे में। डॉक्टर नगेंद्र भारत के प्रसिद्ध हिंदी साहित्यकार थे। आधुनिक हिंदी की आलोचना को समृद्ध करने में डॉक्टर नगेंद्र का महत्वपूर्ण योगदान रहा था। वे काव्य शास्त्र के प्रखंड विद्वान माने जाते थे। उनके निबंधों में वैचारिक औदात्य के साथ साथ उनका व्यक्तित्व भी अभिव्यक्ति पा गया है। उनके निबंधों में एक सहृदय और भावुक निबंधकार के गुण भली भांति लक्षित होते हैं। इसका कारण यह है कि नगेंद्र जी का हिंदी साहित्य के क्षेत्र में प्रवेश एक कवि के रूप में हुआ था। उनकी प्रतिभा का विकास मूलतः आलोचनात्मक निबंधकार के रूप से हुआ है। हिंदी के पांक्त्य आलोचक के रूप में नगेंद्र विशेषतः यशस्वी रहे हैं। डॉक्टर नगेंद्र का जन्म आज ही के दिन 9 मार्च 1915 को उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले में अतरौली नामक कस्बे में हुआ था। अपनी शिक्षा के अंतर्गत नगेंद्र जी ने अंग्रेजी और हिंदी विषयों में एमए किया था। इसके बाद उन्होंने हिंदी में डीएलएड की उपाधि भी प्राप्त की थी। नगेंद्र जी दिल्ली विश्वविद्यालय से प्रोफेसर और हिंदी विभाग अध्यक्ष के पद पर से सेवानिवृत्त होने के उपरांत स्वतंत्र रूप से साहित्य की साधना में संलग्न हो गए थे। भारत के विभिन्न विश्वविद्यालयों में डॉक्टर नगेंद्र को प्राध्यापक, रीडर और प्रोफेसर के पदों पर नियुक्त के समय विशेषज्ञ नियुक्त किया जाता था। नगेंद्र जी ने अपनी प्रखर कलम के द्वारा हिंदी निबंध साहित्य की गरिमा को अद्वितीय बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाहित की। उनके द्वारा कृत मेरा व्यवसाय और साहित्य सृजन शीर्षक इस निबंध लेखक की आत्मपरक शैली का प्रतीक है। इस रचना में नगेंद्र जी ने अपने आप को अपनी ही दृष्टि से देखा और परखा है। यह निबंध अध्यापकों, अध्यापिकाओं के लिए विशेषता उपादेय है। डॉक्टर नगेंद्र का यह मानना था कि अध्यापक वृत्तितः व्याख्याता और विवेकशील होता है। ऊंची श्रेणी के विश्वविद्यालयों और अनुसंधाताओं को काव्य का मर्म समझना उसका व्यावसायिक कर्तव्य और कर्म है। उन्होंने यह भी लिखा है कि अध्यापन का, विशेषकर उच्च स्तर के अध्यापन का, साहित्य के अन्य अंगों के सृजन से सहज संबंध ना हो, परंतु आलोचना से उसका प्रत्यक्ष संबंध है। कक्षा के मंच पर अध्यापक किसी साहित्यिक समस्या को लेकर स्वयं निर्णय ले सके तथा शिक्षार्थी वर्ग की निर्णय शक्ति का विकास कर सके। यह निश्चय ही अध्यापक के धर्म की पराधि कहलाती है। डॉक्टर नगेंद्र के निबंधों की भाषा शुद्ध, परिष्कृत, परिमार्जित, व्याकरण सम्मत और साहित्यिक खड़ी बोली है। गद्य भाषा की प्रमुख विशेषता यह है कि वह विषयानुरूप अपना स्वरूप बदलती चलती है। निबंधों में सर्वत्र भाषा का रूप साफ सुथरा, शिष्ट, मधुर और सम्यक्त लक्षित होता है। भारत भूषण अग्रवाल ने नए शब्दों के निर्माण की दृष्टि से डॉक्टर नगेंद्र का अवदान सर्वोपरि माना है। नगेंद्र जी सामान्यतः गंभीर और चिंतन प्रधान निबंधकार के रूप में जाने जाते हैं। साहित्यिक आलोचनात्मक निबंध लेखन के आधार पर उन्होंने साहित्य की प्रभुत सेवाएं की हैं। उनके निबंधों में विचार, गांभीर्य, चिंतन की मौलिकता तथा शैली की रोचकता का सहज समन्वय लक्षित होता है। तो अभी हम लोगों ने डॉक्टर नगेंद्र के बारे में काफी कुछ जाना। अब बढ़ते हैं आगे और बात करेंगे भारतीय रजत पट की पहले स्थापित नायिका देविका रानी के बारे में।
इनका आज ही के दिन यानी कि 9 मार्च 1994 में देहांत हुआ था। तो चलिए थोड़ा और विस्तार से जानते हैं देविका रानी के बारे में। देविका रानी भारतीय रजत पट की पहली स्थापित नायिका थी, जो अपने युग से कहीं आगे की सोच रखने वाली अभिनेत्री थी और उन्होंने अपनी फिल्मों के माध्यम से जर्जर सामाजिक रूढ़ियों और मान्यताओं को चुनौती देते हुए नए मानवीय मूल्यों और संवेदनाओं को स्थापित करने का काम किया था। कवि शिरोमणि गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर के खानदान से ताल्लुक रखने वाली देविका ने 10 वर्ष के अपने फिल्मी करियर में कुल 15 फिल्मों में ही काम किया, लेकिन उनकी हर फिल्म को क्लासिक का दर्जा हासिल है। विषय की गहराई और सामाजिक सरोकारों से जुड़ी उनकी फिल्मों ने अंतर्राष्ट्रीय और भारतीय फिल्म जगत में नए मूल्य और मानदंड स्थापित किए। हिंदी फिल्मों की पहली स्वप्न सुंदरी और ड्रैगन लेडी जैसे विशेषणों से अलंकृत देविका को उनकी खूबसूरती, शालीनता, धारा प्रवाह, अंग्रेजी और अभिनय कौशल के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जितनी लोकप्रियता और सराहना मिली, उतनी कम ही अभिनेत्रियों को नसीब हो पाती है। और आज ही के दिन 9 मार्च 1994 में उनकी मृत्यु हो गई थी। देविका रानी का जन्म वोल्टेयर में हुआ था। वे विख्यात कवि श्री रविंद्रनाथ टैगोर के वंश से संबंधित थी। श्री टैगोर उनके चचेरे परदादा थे। स्कूल की शिक्षा समाप्त करने के बाद 1920 के दशक के आरंभिक वर्षों में देविका रानी नाट्य शिक्षा ग्रहण करने के लिए लंदन चली गई और वहां वे रॉयल एकेडमी ऑफ ड्रामेटिक आर्ट और रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक नामक संस्थाओं में भर्ती हो गई। वहां उन्हें स्कॉलरशिप भी प्रदान की गई। उन्होंने आर्किटेक्चर, टेक्सटाइल एवं डेकोर डिजाइन विधाओं का भी अध्ययन किया और एलिजाबेथ ऑल्डन में भी काम करने लगी। पढ़ाई पूरी करने के बाद देविका रानी ने निश्चय किया कि वह फिल्मों में अभिनय करेंगी, लेकिन परिवार वाले इस बात के सख्त खिलाफ थे, क्योंकि उन दिनों संभ्रांत परिवार की लड़कियों को फिल्मों में काम नहीं करने दिया जाता था। इंग्लैंड में कुछ वर्ष रहकर देविका रानी ने रॉयल एकेडमी ऑफ ड्रामेटिक आर्ट में अभिनय की विधिवत पढ़ाई की। इस बीच उनकी मुलाकात सुप्रसिद्ध निर्माता हिमांशु रॉय से हुई। हिमांशु राय मैथ्यू अर्नोल्ड की कविता लाइट ऑफ एशिया के आधार पर इसी नाम से एक फिल्म बनाकर अपनी पहचान बना चुके थे। हिमांशु राय देविका रानी की सुंदरता पर मुग्ध हो गए और उन्होंने देविका रानी को अपनी फिल्म कर्मा में काम देने की पेशकश की, जिसे देविका ने सहर्ष स्वीकार कर लिया। यह वह समय था जब मूक फिल्मों के निर्माण का दौर समाप्त हो रहा था और सुपहले पर्दे पर कलाकार बोलते नजर आ रहे थे। हिमांशु राय ने जब वर्ष 1933 में फिल्म कर्मा का निर्माण किया तो उन्होंने नायक की भूमिका स्वयं निभाई और अभिनेत्री के रूप में देविका रानी का चुनाव किया। फिल्म देविका रानी ने हिमांशु रॉय के साथ लगभग 4 मिनट तक लिप टू लिप दृश्य देकर उस समय के समाज को अचंभित कर दिया। इसके लिए देविका रानी की काफी आलोचना भी हुई और फिल्म को प्रतिबंधित भी किया गया। इसके बाद हिमांशु राय ने देविका रानी से शादी कर ली और मुंबई आ गए। देविका रानी को भारतीय सिनेमा के सर्वोच्च सम्मान दादा साहेब फाल्के पुरस्कार और सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार सहित दर्जनों सम्मान मिले। फिल्मों से अलग होने के बाद भी वह विभिन्न कलाओं से जुड़ी रही। वह नेशनल एकेडमी के अलावा ललित कला एकेडमी, राष्ट्रीय हस्तशिल्प बोर्ड तथा भारतीय संस्कृत संबंध परिषद जैसी संस्थाओं से संबंध रही। इसके अलावा देविका रानी फिल्म इंडस्ट्री की प्रथम महिला बनी जिन्हें पद्मश्री से नवाजा गया। अपने दिलकश अभिनय से दर्शकों के दिलों पर राज करने वाली देविका रानी आज ही के दिन 9 मार्च 1994 को इस दुनिया को अलविदा कह गई। अब प्रोग्राम में आगे बढ़ते हुए आपको बताएंगे हरिकृष्ण देवसरे के बारे में, जो एक हिंदी के प्रतिष्ठित बाल साहित्यकार और संपादक थे। तो चलिए जानते हैं आखिर कौन है हरिकृष्ण देवसरे।
हरिकृष्ण देवसरे हिंदी के प्रतिष्ठित बाल साहित्यकार और संपादक थे। कविता, कहानी, नाटक, आलोचना आदि विधाओं में उनकी लगभग 300 पुस्तकें प्रकाशित हैं। वे बच्चों की लोकप्रिय पत्रिका पराग के लगभग 10 वर्ष संपादक भी रहे और आज ही के दिन मध्य प्रदेश के नागौद में 9 मार्च 1938 को पैदा हुए। हरिकृष्ण देवसरे का नाम हिंदी साहित्य के अग्रणी लेखकों में था और बच्चों के लिए रचित उनके साहित्य को विशेष रूप से पसंद किया गया। बच्चों के लिए लेखन के क्षेत्र में उनके योगदान को देखते हुए उन्हें 2011 में साहित्य अकादमी बाल साहित्य लाइफटाइम पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 300 से अधिक पुस्तकें लिख चुके देवसरे को बाल साहित्यकार सम्मान, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के बाल साहित्य सम्मान, कीर्ति सम्मान 2001 में और हिंदी अकादमी का साहित्यकार सम्मान 2004 में सहित कई पुरस्कारों और सम्मानों से नवाजा गया। कहा जाता है कि देवसरे देश के पहले व्यक्ति थे जिन्होंने बाल साहित्य में डॉक्टरेट की उपाधि हासिल की थी। उन्होंने अपने जीवन काल में 300 से अधिक पुस्तकें लिखी। अपने लेखन में प्रयोग धार्मिकता के लिए मशहूर देवसरे ने आधुनिक संदर्भ में राजाओं और रानियों तथा परियों की कहानियों की प्रासंगिकता के सवाल पर बहस शुरू की थी। उन्होंने भारतीय भाषाओं में रचित बाल साहित्य में रचनात्मकता पर बल दिया और बच्चों के लिए मौजूद विज्ञान कथाओं और एकांकी के खालीपन को भरने की कोशिश की। डॉक्टर हरिकृष्ण देवसरे करीब 22 साल तक आकाशवाणी से जुड़े रहे और स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेने के बाद पराग पत्रिका का संपादन किया था। डॉक्टर हरिकृष्ण देवसरे ने धारावाहिकों, टेलीफिल्मों और विज्ञान और प्रौद्योगिकों पर आधारित कार्यक्रमों के लिए कहानी भी लिखी। डॉक्टर हरिकृष्ण देवसरे ने कई किताबों का अनुवाद किया। डॉक्टर हरिकृष्ण देवसरे ने 1960 में कार्यक्रम अधिशासी के रूप में आकाशवाणी से अपना करियर शुरू किया और 1984 तक विभिन्न विषयों पर महत्वपूर्ण कार्यक्रमों का निर्माण और प्रसारण किया। बाल साहित्यकार सम्मान उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के बाल साहित्य सम्मान 2001 में, कीर्ति सम्मान 2004 में हिंदी अकादमी का साहित्यकार सम्मान मिला और वर्ष 2007 में न्यूयॉर्क में आयोजित विश्व हिंदी सम्मेलन में भाग लिया। हरिकृष्ण देवसरे का 14 नवंबर 2013 को लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। वह 75 साल के थे। उनके पुत्र शशिन देवसरे ने बताया कि उनके पिता लंबे समय से बीमार थे। जाने से पहले जान लेते हैं आज के दिन और क्या कुछ हुआ था। आज ही के दिन 9 मार्च 1951 में मशहूर तबला वादक जाकिर हुसैन का जन्म हुआ। तो वहीं 2007 में ब्रिटेन में भारतीय डॉक्टरों को भेदभाव वाली प्रवासी नियमों पर कानूनी कामयाबी मिली थी। वहीं रूसी बोल्शेविक पार्टी 1918 में कम्युनिस्ट पार्टी बनी। दुनिया में सबसे ज्यादा पसंद की जाने वाली बार्बी डॉल ने 1959 में न्यूयॉर्क के अमेरिकन टॉय फेयर में अपनी जिंदगी की शुरुआत की थी। वहीं भारतीय मूल के ब्रिटिश आधारित दिग्गज उद्योगपति स्वराज पॉल को 1999 में सेंट्रल बर्मिंघम विश्वविद्यालय द्वारा डॉक्टरेट की मानद उपाधि प्रदान की गई। वहीं भारतीय राजनेता और लेखक कर्ण सिंह का 1931 में जन्म हुआ। वहीं भारतीय लेखक शशि थरूर का 1956 में जन्म हुआ। भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी पार्थिव पटेल का 1985 में जन्म हुआ। भारतीय बाल कलाकार दर्शील सफारी का 1996 में आज ही के दिन जन्म हुआ था। तो आज के इतिहास में इतना ही। कल फिर मिलते हैं नए इतिहास के साथ। देखते रहिए प्राइम टीवी।